हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। तो स्वागत है बेटा आपका लेक्चर नंबर 117 में, 117 में। प्रीवियस लेक्चर 116 में अपन ने जो इकोसिस्टम का फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन आपने प्रोडक्टिविटी उत्पादकता का अध्ययन किया था। अब अपन बात करते हैं बेटा सेकंड फंक्शन डीकम्पोजिशन अपगठन। तो डीकम्पोजिशन अपगठन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप जानते हैं कि जो भी डेड बायोमास होता है उसका अपगठन होता है, और अपगठन के लिए जो कच्चे पदार्थ होते हैं तो पहले अपन उसके बारे में स्टडी करते हैं। डेट्रिटस अपरद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पर आप देखिएगा कि डेट्रिटस अपरद क्या है। डेट्रिटस अपरद, यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि अपरद क्या है, कि देखो बेटा कि मृदा में उपस्थित सोयल में, तो आप ध्यान दीजिएगा मृदा में उपस्थित पादपों के मर्त अवशेष जैसे शाखा, पत्तियां, पुष्प, फल, यस। तो बेटा या तो कंप्लीट पादप ही मृत हो जाए या पादप का कोई भाग, शाखा, पत्ती, पुष्प। तो मृदा में उपस्थित पादपों के मृत अवशेष, कोमा जंतुओं के मृत अवशेष, जंतुओं के मृत अवशेष, जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थों यानी मलमूत्र, मलादि सहित इनको सम्मिलित रूप से अपरद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपरद। इसका मतलब बेटा जो आपने प्रोड्यूसर प्लांट या कोई भी एनिमल, शाकाहारी, मांसाहारी, तो या तो पूरा पादप या पादप का कोई भी भाग मर्त हो जाए, डेड हो जाए, तो उनके डेड रिमेन्स, मर्त अवशेष, या कोई जंतु डेड हो जाए, जंतुओं के मर्त अवशेष, और उनके मलमूत्र सहित, मलादि सहित, इन सबको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? अपरद कहते हैं। इनको अपन सम्मिलित रूप से बेटा अपरद कहते हैं, यस। और फिर अपन कहते हैं बेटा कि ये जो अपरद है, अपरद अपगठन के लिए रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल, यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि वहां आपने पढ़ा था कि जो लिविंग टू लिविंग, जैसे वहां पर प्रोडक्टिविटी में आपने पढ़ा था, अभी अपन आगे एनर्जी फ्लो की बात करें तो लिविंग टू लिविंग तो बायोमास का फ्लो हो रहा था, लेकिन जो यूटिलाइज नहीं हुआ था या जो रिमेन रह गया था उसका क्या होगा, या फिर जो डेड हो जाते हैं, तो ऐसे तो आप जानते हो कि मर्त कार्बन पदार्थों का ढेर पृथ्वी पर लगता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं डीकम्पोजर्स पूरी आगे डीकम्पोजिशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये भी आती है डीकम्पोजिशन, यस बेटा। तो देखो कि अपरद अपगठन के लिए रॉ मटेरियल है, अपरद अपगठन के लिए क्या है बेटा? रॉ मटेरियल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन यहां करते हैं कि अपगठन की परिभाषा क्या है। अपगठन की परिभाषा, तो यहां अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे बेटा कि जो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ अपरद में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यस बेटा, तो अपरद में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों, भाई अगर वो पादप अवशेष है तो सेलुलोज है, और अपन एनिमल की बॉडी भी किसी प्रोटीन से, तो भाई सेलुलोज प्रोटीन है, और भी कई जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो अपरद में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल जो कार्बनिक पदार्थों का, मैं ऐसे कहूं बेटा, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में
सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और इनऑर्गेनिक मिनरल्स अकार्बनिक खनिज। इनऑर्गेनिक मिनरल्स में परिवर्तन अपघटन कहलाता है। ये बेटा क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। यस, यानी जो कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जटिल मर्त कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको सरल अकार्बनिक में CO2, H2O, इनऑर्गेनिक मिनरल्स में जो परिवर्तन है वही आपका क्या बेटा? अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अपघटन कहलाता है। अब ध्यान दो कि अपघटन की जो प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है, उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं। तो यहां अपन बात करेंगे कि अपघटन के प्रक्रम में निम्न महत्वपूर्ण जो स्टेप्स होंगी बेटा, निम्न महत्वपूर्ण चरण होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स इस डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस के अंदर यूज होगी। तो जैसे फर्स्ट अपन कहेंगे बेटा, या जो प्रोसेस समांतरी चलेंगे है ना, जैसे अपन बात करेंगे सबसे पहले इस अपरद कि इसमें सबसे पहले आपका होगा खंडन। क्या होगा बेटा? खंडन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, खंडन। खंडन ऐसे ही निक्षालन, निक्षालन, लीचिंग, लीचिंग, यस, और अपचयन, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। और अपन कहेंगे बेटा जो ह्यूमसीकरण, यानी बेटा ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, खनिजी भवन, खनिजी भवन यानी मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। तो ये प्रक्रम या प्रोसेसेस अपघटन के दौरान होंगी। अब ऐसा नहीं है बेटा कि जैसे पहले ये हो गया फिर वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये उपरोक्त जो ये प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस समांतर चलती हैं। बात को समझे? तो आप जानते बेटा कि ये आपकी प्रोसेसेस जो अपघटन में होंगी। क्लियर? अब देखिएगा कि इसकी जो ट्रिक मैं आपको बताऊं, शॉर्ट ट्रिक इसका है मतलब FLCHM, FLCHM, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। यस बेटा, तो ये आप अपन बात कर लेते हैं जो इसकी ट्रिक की। अब देखिएगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ हेडिंग डालते हैं बेटा, जैसे अपन स्टेप के बारे में अपन पढ़ते हैं तो फ्रेगमेंटेशन, खंडन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन। तो देखिएगा बेटा कि इस प्रोसेस में क्या होता है। इस प्रोसेस में जो फ्रेगमेंटेशन है, इस प्रोसेस में बेटा अपन बात क्या करते हैं कि जो अप्रदाहारी हैं, अप्रदभक्षी है ना, अप्रद को यहाँ खाने वाले होते हैं। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो अप्रदाहारी, अप्रदहारी यानी डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस अप्रदाहारी अप्रद को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करते हैं, यानी केवल छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, केवल उसको विखंडित, है ना बेटा। यहां ऐसा कुछ नहीं होगा कि जटिल कार्बनिक सरल में बदल गया फिर अकार्बनिक में बदल गया, ऐसा प्रोसेस कुछ भी नहीं होगी। केवल जैसे एक रोटी है उसमें स्टार्च है,
अगर आप उसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे छोटे छोटे तो भी क्या है, स्टार्च ही है। बात को समझे? तो केवल इसमें तो अपरदहारी डेट्रीवोरस के द्वारा अपरद को छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यस बेटा। अब आप समझ सकते हो कि जैसे डेट्रीवोरस अपरदहारी कौन है, जैसे अपन बात करें कि केंचुआ जो अर्थवॉर्म है। यस बेटा। तो अपन कहेंगे कि ये जो अपरदहारी हैं, अपरदहारी डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस जैसे अपन कहेंगे कि अर्थवॉर्म केंचुआ, अर्थवॉर्म केंचुआ। यस बेटा। या और भी कुछ वर्म होते हैं केंचुआ, ये क्या करते हैं बेटा, इस डेट्राइट को खाते हैं। डेट्राइट्स को क्या करते हैं, डेट्राइट्स को खाते हैं। यस बेटा। अब ये डेट्राइट को खाते हैं तो अपूर्ण पाचन, अपूर्ण पाचन करते हैं। यस बेटा। और आप जानते हो फिर इसकी जो मल पदार्थ कैस्टिंग होती है, तो मतलब अपूर्ण पाचन करते हैं और छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं, ताकि जब आगे बैक्टीरिया और जीवाणु के लिए जब वो अपने एंजाइम स्त्रावित करेंगे तो उनके लिए सतही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अपगठन में क्या होगी, आसानी होगी आगे। यस बेटा। तो केवल फ्रेगमेंटेशन का मतलब तो क्या होता है कि अपरदभक्षी डेट्रीवोरस जैसे केंचुआ डेट्राइट्स को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं। या फिर अपने कहा कि अपरदहारी डेट्राइट्स को खाते हैं, अपूर्ण पाचन, और केवल अपूर्ण पाचन तो केवल और केवल कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का विखंडन करते हैं, विखंडन करते हैं। यस बेटा। तो ये आपका हो गया फ्रेगमेंटेशन। क्या हो गया बताओ, फ्रेगमेंटेशन। अब देखिएगा फिर अपन बात करते हैं जो प्रोसेस है लीचिंग, निक्षालन। तो लीचिंग या निक्षालन क्या होता है, ये निक्षालन क्या होता है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई निक्षालन क्या होता है। तो जैसे अब इस विखंडित कार्बनिक पदार्थों पर, इस अपरद पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं या रेनफॉल, वर्षा होगी, तो वर्षा होने से ऐसा था नहीं कि पहली बार अपघटन हुआ, पहले भी वहां पर अपघटन हो चुका है। तो कुछ जल घुलनशील अकार्बनिक खनिज या कुछ कार्बनिक जो जल में घुलनशील हैं, वो मृदा की गहरी परतों में अवसरित हो जाते हैं, परकोलेट हो जाते हैं, गहरी परतों में चले जाते हैं, और वो अनअवेलेबल साल्ट यानी अनुपलब्ध लवण के रूप में वो गहरी परतों में चले जाते हैं। यस। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या होता है, निक्षालन, लीचिंग प्रोसेस होती है। क्लियर बेटा। तो सीधी सी बात है कि भाई मतलब लीचिंग आप किसको कहोगे, आप जानते हो बेटा कि अपरद पर, या अपन ऐसे कहेंगे कि विखंडित अपरद पर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं तथा वर्षा, रेनफॉल के कारण इसमें उपस्थित जल घुलनशील अकार्बनिक खनिज, जो जल घुलनशील अकार्बनिक खनिज व कुछ कार्बनिक पदार्थ। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि विखंडित अपरद पर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं तथा वर्षा, रेनफॉल के कारण इसमें उपस्थित जल घुलनशील जो अकार्बनिक खनिज हैं, जल घुलनशील क्या है बेटा, अकार्बनिक खनिज, और कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थों, कुछ कार्बनिक पदार्थों की हानि,
हानि, मतलब हानि कैसे कि हानि इसलिए कि वो मर्दा की गहरी परतों में जमा हो जाते हैं, है ना बेटा। हानि के लिए अपन इस हानि वर्ड के लिए अपन क्या लिखेंगे कि वो मर्दा की गहरी परतों में जमा हो जाते हैं, अवक्षेपित परकोलेट हो जाते हैं। यस बेटा, यानी भूगर्भ में चले जाते हैं। वो अनुपलब्ध लवण के रूप में मतलब लॉस हो जाता है। अब आपने कहा कि यहाँ अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि कार्बनिक अकार्बनिक कैसे बदला, तो ये अकार्बनिक खनिज कहाँ से आए भाई? ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पर अपघटन अभी हुआ होगा, पहले से भी तो आप जानते हैं कि अपघटन हुआ होगा, तो पहले से पूर्ण हो चुकी अपघटन प्रक्रिया से बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि पहले से पूर्ण हो चुकी अपघटन प्रक्रिया से बने थे, पहले से पूर्ण हो चुकी अपघटन प्रक्रिया से बने थे। यस, तो ये बात आपकी क्या होगी बेटा? लीचिंग। क्या हो गई? लीचिंग। अब देखिएगा अपन इसमें जो नेक्स्ट लेते हैं कि भाई ये जो समस्त प्रक्रियाएं हैं ये अपघटन पर समांतर चलती हैं बेटा, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक नहीं, सारी समांतर। यस बेटा, सिंक्रोनस, यानी सारे अपन बात बेटा कि समांतर चलती हैं। यस बेटा, और आप जानते हो कि निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि में मृदा स्तरों में नीचे प्रविष्ट हो जाते हैं, परकोलेट हो जाते हैं, और वो अनुपलब्ध लवण के रूप में चले जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। अनुपलब्ध लवण के रूप में क्या हो जाते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस क्या हो गई? लीचिंग। क्या हो गई बेटा? लीचिंग। यस, अब देखिए अपन नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, इसकी नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। हाँ तो बेटा इसकी जो अब इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे कैटाबोलिज्म, अपचय। और अपचय में क्या होता है, कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि इसमें देखो बेटा, कैटाबोलिज्म में अपघटक यानी डीकंपोजर अर्थात जीवाणु व कवक एंजाइम, जीवाणु व कवक अपरद पर एंजाइम स्त्रावित करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं बेटा, एंजाइम स्त्रावित करते हैं। और ये एंजाइम पहले तो अपरद में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। यस बेटा, और फिर आप जानते हो कि फिर वो सरल कार्बनिक जो सिंपल ऑर्गेनिक जो सरल कार्बनिक हैं वो किसमें परिवर्तित होते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक सरल कार्बनिक इनऑर्गेनिक में अकार्बनिक में परिवर्तित होते हैं। यस बेटा, और इस प्रक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इस प्रक्रम में O2 अनिवार्य है, O2 आवश्यक है। तो बेटा आप जानते हो कि O2 का प्रयोग कौन करते हैं? जो अपघटक होते हैं, जीवाणु और कवक, अपने जीवाणु और कवकीय प्रक्रियाओं में। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि O2 आवश्यक, तो O2 का प्रयोग कौन करते हैं? अपघटक, जीवाणु, कवक उपयोग करते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका क्या? कैटाबोलिज्म। यानी जब
जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरद पे रिलीज किए जाते हैं, तो अपरद में जो जटिल कार्बनिक हैं वो सरल कार्बनिक में बदलते हैं, फिर सरल कार्बनिक अकार्बनिक में बदलते हैं। और इस प्रक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि O2 आवश्यक है सूक्ष्म जीवी क्रियाओं में, यानी अपघटक जीवाणु और कवक उसका उपयोग करते हैं। तो ये आपकी हो गई कैटाबोलिज्म। अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है बेटा? ह्यूमसीकरण। ह्यूमसीकरण या ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इस प्रक्रम के द्वारा ह्यूमस का निर्माण होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे भूरे काले रंग के क्रिस्टल रहित पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे आप क्या कहते हो? ह्यूमस कहते हो। तो वो खैर इसी प्रक्रम के थ्रू वो लगभग बन चुका था, लेकिन उसका बनना अपन ह्यूमिफिकेशन में लेते हैं। तो अपन कहेंगे बेटा कि ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे भूरे काले क्रिस्टल रहित यानी एमोर्फस क्रिस्टल रहित पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। और बेटा पादपों की वृद्धि के लिए ह्यूमस बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है, और ये मृदा के कणों को आपस में बांधे भी रखता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं ह्यूमस। यस बेटा। और फिर अपन कहें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसके अंदर कि जो ह्यूमस है वो आप जानते हो एक कोलाइडल नेचर का है। किस प्रकृति का बेटा? कोलाइडल प्रकृति का। तो देखिएगा कि ह्यूमस में निम्न गुण होते हैं। ह्यूमस के गुण क्या क्या प्रॉपर्टी ह्यूमस में होती है? तो आप कहोगे कि यह वही बात क्रिस्टल रहित यानी एमोर्फस, ये क्रिस्टल रहित एमोर्फस और कोलाइडल नेचर, कोलाइडल प्रकृति। कोलाइडल प्रकृति का पदार्थ है। कोलाइडल प्रकृति का अतः यह खनिजों का स्रोत है, खनिजों का स्रोत यानी खनिजों का भंडार है। रेजरवायर ऑफ मिनरल्स। यस बेटा। तो रेजरवायर ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का भंडार है कोलाइडल प्रकृति के कारण। यस बेटा। और फिर अपन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको कहेंगे कि भाई ये लगभग पूर्ण रूप से अपगठित कार्बनिक पदार्थ है। लगभग इसका अपगठन हो चुका है, तो लगभग पूर्ण रूप से अपगठित कार्बनिक पदार्थ है। यस बेटा। लगभग पूर्ण रूप से अपगठित कार्बनिक पदार्थ है। यस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा इसके लिए कि भाई आपने कह दिया खनिजों का स्रोत है, आपने कह दिया गहरे काले रंग का है, ये सारी बात। और मैं आपको कहूंगा कि अब ये जो ह्यूमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो आप जानते हैं कि इसका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपगठन अत्यंत धीमी गति से होता है, यानी यह सूक्ष्म जीवीय प्रक्रियाओं के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, अत्यधिक प्रतिरोधी है। मतलब क्योंकि ये आप जानते हो किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है बताओ? एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति का। तब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अपघटन होगा ही नहीं, लेकिन सूक्ष्म जीव ये क्रियाओं के लिए अब ये धीमा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ तो इसमें अपचयन के दौरान कार्बनिक से अकार्बनिक बन चुके हैं, कुछ शेष रहे हैं, लेकिन उसने होल्ड कर रखा है
मिनरल्स को होल्ड कर रखा है। अब आप जानते हो, अब वो सूक्ष्म प्रक्रियाओं के लिए क्या हो गया, प्रतिरोधी हो गया, उसमें बहुत धीमी प्रक्रियाएं चलेंगी। यस बेटा, अब आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी इस पर पुनः जब ये मृदा में पहुंचता है तो फिर आप जानते हो कि इस पर पुनः सूक्ष्म जीवी क्रियाएं होगी, और आप जानते हो कि जो फाइनल स्टेप होगी, फाइनल स्टेप मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन यानी खनिजी भवन। तो आप समझ सकते हो ये जो कैटाबोलिज्म है और ह्यूमिफिकेशन है और मिनरलाइजेशन, ये तो 100% आप जानते हो कि समांतर चलने वाली प्रक्रम है ना बेटा। और अब आप समझ सकते हो कि मिनरलाइजेशन क्या होता है। तो मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि इस पद में अब सूक्ष्म जीवी क्रियाएं होगी ह्यूमस पर, फिर बाद में वापस जीवाणु क्रियाएं होगी, और इस पद में अपन बात करें बेटा कि ह्यूमस पर सूक्ष्म जीवीय प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा में अकार्बनिक खनिज मुक्त किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, यानी रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, मिनरलाइजेशन। यस, यानी बैक्टीरिया और फंजाई, स्पेशली बैक्टीरिया के द्वारा ह्यूमस में उपस्थित विभिन्न मिनरल को सोइल में रिलीज किया जाता है। आप समझ रहे हैं, तो ये आपकी प्रोसेस क्या होगी, मिनरलाइजेशन। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। अब इनको बेटा अपन नॉर्मल एक डायग्राम के थ्रू या एक प्रोसेस के थ्रू मैं आपको इसको बता देता हूं, और उसके बाद अपन बात करें कि इस अपगठन प्रक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात अपन कर लेंगे। यस, तो नेक्स्ट आप देखिएगा, इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको इजी वे के अंदर बताता हूं। सॉरी, तो देखो बेटा कि कैसे ही प्रोसेस समांतर चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर अपन यहाँ पर बात करें, देखिए बेटा कि जैसे पादपों के मृत अवशेष की बात करें, जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी लेता हूँ, शाखा, पत्ती, पुष्प, तो जैसे अपन बात रहा कि ये जैसे शाखा, पत्ती, पुष्प, ये पादपों के मृत अवशेष है, मृत अवशेष। और अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि कोई मृत जंतु, तो आप जानते हैं बेटा कि जैसे ये मृत जंतु, तो अपन यहां पर लिखेंगे कि भाई डेट्रिटस, क्या बताया अपन ने, डेट्रिटस अपरद, क्या बताया बेटा अपन ने कि ये मृत पादपों व मृत जंतुओं के अवशेष, ये तो बताया ना अपन ने बेटा, डेट्रिटस। यस, यानी मृत पादपों के अवशेष और मृत जंतु और जंतुओं का मलमूत्र सहित ये आपका जो डेड बायोमास बनता है डेट्रिटस, ये आपका डेट्रिटस हो गया। अब देखिए बेटा कि डेट्रिटस, पहले जैसे अपन बात रही कि पादपों की जो पत्तियां या कोई जंतु मृत होता है आपको मिट्टी में दिखते हैं आराम से, फिर आप जानते हैं कि जैसे या तो अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा फिर पत्ती टुकड़ों में टूटना स्टार्ट होती है, या फिर वहां नमी है तो वहां पर आ जाता है अर्थफॉर्म। कौन आ जाता है बेटा, अर्थफॉर्म, या और भी कोई कर्मी। तो आप जानते हैं कि एक प्रोसेस आपकी होती है वहां पर, पहली प्रोसेस, जैसे ये प्रोसेस होती है फ्रैगमेंटेशन। भाई देखो ये प्रक्रम फ्रैगमेंटेशन अगर नहीं भी होगा तो भी अपगठन संपन्न हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी देरी लग जाएगी। ये तो उस मार्ग को सुगम बनाता है केवल, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो फ्रैगमेंटेशन बाई अर्थवॉर्म यानी केंचुए के द्वारा आपने बताया था, क्योंकि
केंचुआ, केंचुआ को आपने क्या बोला था? डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस यानी जो अपरद को खाते हैं। अब बेटा एक बात बताओ कि आप दिमाग लगाओगे कि यहाँ केंचुआ कोई डिकम्पोजर थोड़ा ही है, क्योंकि डिकम्पोजर तो वो होते हैं जो अपने पहले बता दिया आपको कि पहले पचाते हैं फिर खाते हैं। ये तो खा रहा है, बस फर्क इतना सा है कि शाकाहारी पादप को खाते हैं और ये इसको अपन बात करें कि डेड मटेरियल को खा रहा है, तो डेट्रीवोरस। लेकिन खाके अंदर ही तो पचा रहा है ना ये तो। अगर खाके पचा रहा है तो फिर अपघटक नहीं हो सकता, क्योंकि अपघटक तो वो होते हैं जो पहले पचाते हैं और फिर खाते हैं। तो ये तो केवल बेटा इस अपरद को छोटे 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 खंडों में तोड़ देगा केवल। इसका तो इतना सा काम है कि बेटा ये इस अपरद को छोटे 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 खंडों में तोड़ देगा। तो जो अपरद है, शाखा, पत्ती या मर्त जंतुओं के अवशेष, ये लो, इसको अपन बात करें कि ये अर्थवॉर्म, ये तो छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। बिल्कुल इजी वे में समझाता हूं मैं। छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं तो आगे जो जीवाणु क्रियाएं होगी, आगे जो जीवाणु क्रियाएं होगी, कवकीय जीवाणु या कवकीय एंजाइम यानी जो अपघटन प्रक्रियाएं होगी, तो उसमें एंजाइम को पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छा मिल जाएगा, तो प्रक्रम थोड़ा तेजी से हो जाएगा। बस। तो आप जानते हैं कि ये डेट्रीवोरस है और अपरद को छोटे छोटे खंडों में तोड़ता है। जैसे ही बेटा आप जानते हो कि अपरद को ये छोटे छोटे खंडों में तोड़ देगा, तो आपके सामने क्या बन जाएगा? विखंडित कार्बनिक पदार्थ। आप इसको क्या कह दोगे बेटा? विखंडित, विखंडित कार्बनिक पदार्थ। तो ये बेटा क्या हो गया? विखंडित कार्बनिक पदार्थ हो गया। यस बेटा। अब ये जो विखंडित कार्बनिक पदार्थ हो गया, और मैंने यहां पर ऐसे एक बात कही थी कि पहले भी तो अपघटन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, तो इस विखंडित कार्बनिक पदार्थ में कुछ तो कार्बनिक पदार्थ है जो जल घुलनशील है, और पहले से अपघटन पूर्ण हो चुका उसमें से कुछ अकार्बनिक ऐसे लवण जो जल घुलनशील है। तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, और या फिर आप जानते हो कि रेनफॉल होगा, अपन बात करें कि वर्षा होगी, रेनफॉल होगा। यानी यहाँ अपन ऐसे कह दें कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, और ये अपन बात रहा कि रेनफॉल यानी वर्षा। यस, या विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें जो जल घुलनशील अकार्बनिक खनिज जो पहले से पूर्ण हो चुके अपघटन प्रक्रिया से बने थे, या कुछ कार्बनिक जो जल घुलनशील है, वो मृदा की गहरी परतों में परकोलेट अवसरित हो जाएंगे, और अनअवेलेबल मतलब अनुपलब्ध लवण के रूप में वो मृदा की गहरी परतों में जमा हो जाएंगे। तो गहरी परतों में जमा हो जाते हैं, तो ये तो मतलब इसमें से हानि हो गई, वो तो फिर पौधों को तो मिलेंगे ही नहीं। तो ये इसका मतलब ही क्या है कि गहरी परतों में जमा हो जाते हैं। इसको आप कहते हो लीचिंग। क्या कहते हो? लीचिंग, निक्षालन। ये लो जी, लीचिंग आपने कह दिया, निक्षालन। बात को समझे? सिंपल प्रोसेस है। अब सुनो बेटा, अब ये प्रक्रम, अब इस पर आप जानते हो अपचेनरी होंगे, तो बिल्कुल अब वो समांतर प्रोसेस चलेंगे। बिल्कुल अब समांतर प्रोसेस चलेंगे, तो आपके पास जो विखंडित कार्बनिक पदार्थ है, विखंडित कार्बनिक पदार्थ पर आप जानते हैं बेटा, इस विखंडित कार्बनिक पदार्थ पर जो अपघटक हैं, मैं आपको बता दूं, अपघटकों के द्वारा एंजाइम स्रावित होंगे। यानी अपघटकों, तो अपघटकों यानी डिकम्पोजर, जीवाणु और कवक, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो अपघटकों के द्वारा इसके ऊपर क्या स्रावित होंगे बताओ बेटा? एंजाइम। तो आप जानते हैं कि अपघटकों के द्वारा जैसे इसके ऊपर एंजाइम स्रावित होंगे, जीवाणु और कवकीय एंजाइम, जीवाणु और कवकीय एंजाइम, है ना बेटा? तो ये जो एंजाइम स्रावित होंगे, तो ये प्रोसेस आप जानते हैं कि यहां क्या कहलाएगा? कैटाबोलिज्म। क्या कहलाएगा बेटा? कैटाबोलिज्म। अपने आपको बताया था क्या? अपचे। क्या बताया था अभी? अपचे। कैटाबोलिज्म आपको मैंने बताया था। यानी ये प्रोसेस आपकी अपघटकों के द्वारा कई सारे वहां पर एंजाइम स्रावित होंगे, तो ये आपका हो गया कैटाबोलिज्म। और उसमें अपन ने कहा था कि अपरद में जो जटिल कार्बनिक हैं वो पहले सरल कार्बनिक में और फिर आप जानते हो अकार्बनिक में बदल जाते हैं। तो उसी दौरान आप जानते हैं कि
उसी दौरान आप जानते हैं कि एक प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन तो ह्यूमिफिकेशन होगी, और ह्यूमिफिकेशन होगी तो एक आप जानते बेटा कि गहरे भूरे काले रंग का पदार्थ निर्मित होगा, यानी ह्यूमस। क्या होगा बेटा? ह्यूमस। यस, ये ह्यूमस होगा, जो पादपों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और आप जानते हो कि ये ह्यूमस, आप जानते हो बेटा कि क्रिस्टल रहित होगा। और ये जो अपचयन है और ह्यूमिफिकेशन है, और अभी अगली प्रोसेस आप देखना मिनरलाइजेशन, ये बिल्कुल समांतर चलती हैं, ऐसे नहीं एक के बाद एक नहीं चलेगी, साथ साथ चलेगी। यस, तो क्रिस्टल रहित पदार्थ हो गया ये ह्यूमस, गहरे काले भूरे रंग का पदार्थ, क्रिस्टल रहित यानी एमोर्फस। यस बेटा, ये कोलाइडल प्रकृति का पदार्थ हो गया, कोलाइडल प्रकृति। अब कोलाइडल प्रकृति हो गई तो रेजरवायर ऑफ मिनरल, खनिजों का ये स्रोत हो गया। रेजरवायर ऑफ क्या हो गया बेटा? मिनरल। बोलो, ये मतलब मोस्ट ऑफ, अधिकांशतः अपगठित हो गया। क्या हो गया? अपगठित हो गया। यस बेटा, मतलब मोस्ट ऑफ डिकम्पोज्ड, मतलब अपगठित कार्बनिक पदार्थ है। कौन है? ये ह्यूमस। और अब आप समझ सकते हो बेटा कि ह्यूमस के सारे गुण मैंने आपको पहले भी बता दिए, और आप जानते हो कि ये रिजर्वोयर ऑफ मिनरल है। यस, अब ये आप जानते हो कि प्रतिरोधी है, सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है? प्रतिरोधी, क्योंकि अम्लीय प्रकृति का है तो प्रतिरोधी है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर इस पर सूक्ष्म जीव कार्य नहीं करेंगे, फिर वापस धीरे धीरे जब सोइल में कुछ बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया ही इस पे और कार्य करेंगे और उसको अपगठित करके, या फिर इससे अपन बात रहा कि सोइल में, इससे सोइल में क्या रिलीज करेंगे? मिनरल्स, रिलीज ऑफ मिनरल, यानी खनिज मुक्त करेंगे। और ये जो खनिज मुक्त करने का जो प्रोसेस है, दैट इज, ये प्रोसेस जो यहाँ पर होगा, दैट इज मिनरलाइजेशन, यानी खनिजी भवन। बस फिर उससे धीरे धीरे जो और अपगठन होता जाएगा, जो थोड़ा बहुत कार्बनिक बच गया, और धीरे धीरे मिनरल रिलीज होते जाएंगे सोइल में, तो ये आपका हो गया खनिजी भवन। तो देखो ये सिंपल अपन बात बड़ा कि इसके थ्रू आपको मैंने बता दी प्रोसेस। बोलो, क्लियर बेटा? अब आप सारी बातें आप समझ गए होंगे। और उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा कि जो अपगठन को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक हैं जो अपगठन को प्रभावित करते हैं, ये अपन अब पढ़ेंगे। यस बेटा, तो देखो सबसे पहले यहाँ दो चीज होती है अपगठन को प्रभावित करने के लिए, एक अपराध की रासायनिक प्रकृति और दूसरे जलवायु कारक। तो ये पूरा अच्छे से आप समझ गए हो, नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे सारी बातें अपन ने की है। यस, और इस चक्कर में कोई पढ़ना ही मत कि अर्थफॉर्म कोई अपघटक होता है क्या। अपघटक तो आपको मैंने पहले ही समझा दी, वो होते हैं जो पहले पचाते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, और फिर उसको जटिल को सरल कार्बनिक में फिर थोड़ा एब्जॉर्प्टिव अवशोषणी पोषण करते हैं, और फिर उसको अकार्बनिक में बदलते हैं, और फाइनली जब गहरे काले रंग का ये क्रिस्टल रहित पदार्थ बन जाता है ह्यूमस, तो इससे धीरे धीरे मिनरल को फाइनली रिलीज, तो कोशिका से मिनरल को रिलीज करने का काम बैक्टीरिया करता है। कौन करता है बेटा? बैक्टीरिया। यस, तो ये बात है। तो अब देखिएगा अपन बात करते हैं अपगठन को प्रभावित करने वाले कारक। ये लो बेटा, अपगठन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें देखो दो कारक आते हैं। सबसे पहले तो आपका आता है केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइट्स, केमिकल नेचर ऑफ
डेट्रिटस मतलब अपरद की रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति कि अपरद कैसी प्रकृति का है। यस बेटा, यहां आप देखिएगा कि अपन यहां एक बात कहेंगे कि यदि अपरद है ना बेटा, यदि अपरद, यहां कहेंगे कि यदि अपरद नाइट्रोजन युक्त यौगिकों, ऐसे कहेंगे कि एन कंटेनिंग कंपाउंड, सॉरी या पूरा लिखो यार, यदि अपरद एन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन युक्त यौगिकों, बहुत अच्छा आंसर लिख कर, कई बार क्वेश्चन आ गया अभी। तो यदि अपरद एन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन युक्त यौगिकों व जल घुलनशील शर्कराओं, जो सुगर्स होती हैं, शर्कराओं से भरपूर होगा तो अपघटन तीव्र गति से होगा। है ना बेटा भाई, यदि जो अपरद है वो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों और जल घुलनशील जो शर्कराएं, यस बेटा, जल घुलनशील पदार्थ जैसे शर्कराएं प्रचुरता से उपस्थित उसमें होगी तो आप जानते हैं कि अपघटन तीव्र गति से होगा। यस बेटा, इसी में बी पॉइंट अपन कहते हैं। आप जानते हैं कि यदि अपरद में लिग्निन व काइटिन, जानते हो जटिल कार्बन पदार्थ होते हैं, तो आप जानते हैं यदि अपरद में लिग्निन व काइटिन प्रचुरता से उपस्थित है तो अपघटन धीमी गति से होगा। बेटा तुम्हें पता है ना, जब द्वितीयक वर्दी होती है फिर जो सेकेंडरी वॉल होती है उसका कंपोनेंट होता है लिग्निन। जब आप जानते हो डेड वुड जो कास्ट लकड़ी बनती है तो आप जानते हो उसमें लिग्निन प्रचुरता से होता है। तो आप जानते हैं यदि अपरद में लिग्निन व काइटिन प्रचुरता से उपस्थित हो अपघटन धीमी गति से होगा। भाई लिग्निन और काइटिन से आप जानते हो कि लिग्निन काइटिन की अधिकता होगी तो अधिक जटिल अपरद होगा। अब अधिक जटिल अपरद होगा तो धीमा अपघटन होगा, धीमा अपघटन, क्योंकि जब लिग्निन और काइटिन से भरपूर होता है तो अधिक विविधता के एंजाइमों की आवश्यकता होती है, अधिक विविधता के एंजाइम की आवश्यकता होती है। बात को समझ रहे हो ना, ये बात है, तब आप जानते हैं कि धीमा अपघटन होगा। तो ये तो होगी केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस। अब आपके होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरे कारक जो अपघटन को प्रभावित करते हैं वो आपके होते हैं बेटा क्लाइमेटिक फैक्टर, जो होते हैं जलवायुीय कारक। तो ध्यान से सुनना बेटा कि अपघटन कब तेज गति से होगा जलवायु कारकों के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होती है, ह्यूमिडिटी होती है, O2, ये जलवायु कारक प्रभावित करते हैं, है ना। यदि अपन कहें कि अधिक तापक्रम हाई तो टेम्परेचर लगभग 30-35 डिग्री, अधिक तापक्रम, अधिक आर्द्रता, नमी, और आपने कहा था ना अपचयन में O2 आवश्यक है, वह वायुवीय परिस्थितियां होने पर। अब बेटा आपको यहाँ डिस्टर्ब करेगा, कभी अधिक तापक्रम दे देगा लेकिन अगर नमी कम दे दे तो भी तेज गति से नहीं होगा, कभी अधिक नमी दे देगा लेकिन तापक्रम कम दे दे तो भी नहीं होगा, और अगर अवायवीय परिस्थिति दे दे तो भी नहीं। तो ध्यान सुना, अधिक तापक्रम, अधिक आर्द्रता, नमी, वह वायुवीय परिस्थितियों में अपघटन तीव्र गति से होता है। देखो अधिक तापमान पर एंजाइम अच्छे काम करेंगे ना, और अधिक आर्द्र नमी होगी तो जल का साथ योजन होगा हाइड्रोलाइसिस, तो अपघटन होगा ना तेज गति से। और वायुवीय परिस्थितियां
क्योंकि वहां पर O2 की आवश्यकता है अब चेन में। यस, तो तेज गति से आपका अपघटन होगा। और यदि कम तापमान न्यून होगा, न्यून नमी आर्द्रता होगी, या अवायवीय परिस्थितियां होने पर, अवायवीय परिस्थितियां होने पर अपघटन धीमी गति से होगा। जैसे बेटा अगर अपन उच्च अक्षांशों पे चले जाएं, हाई एल्टीट्यूड पे, जहां बहुत कम तापक्रम होता है, तो उच्च अक्षांशों पे जाने पर आप जानते हो कि अपघटन बहुत ही धीमी गति से होता है। यस, तो आप जानते हो बेटा कि अगर उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और मतलब वायु परिस्थिति होगी तो अपघटन तीव्र गति से होगा। और अगर न्यून तापमान, नमी कम और अवायु परिस्थिति होगी, यानी शुष्क वातावरण होगा, तो आप जानते हैं कि वहां पर अपघटन धीमी गति से होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवीय क्रियाशीलताओं में, सूक्ष्म जीवीय क्रियाओं के अंदर O2 की आवश्यकता होती है। यस, इसके अलावा देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे अच्छा अपघटन होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। यस, और डेजर्ट में बहुत ही पुअर डिकम्पोजिशन होता है। डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट में पुअर डिकम्पोजिशन, बहुत ही कम डिकम्पोजिशन होता है। क्यों भाई? देखो इधर ध्यान दो, जो कोल्ड डेजर्ट हैं, कोल्ड डेजर्ट, वहां तो नमी तो है, पानी तो है, लेकिन तापमान बहुत कम है, तापमान बहुत कम। और जो हॉट डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, वहां आप जानते हो कि नमी, आर्द्रता नहीं है, आर्द्रता बहुत कम। जैसे जो थारका डेजर्ट है या थारका मरुस्थल है, और ये सारे आपके हैं। बात को समझ रहे हैं आप? तो आप समझ रहे बेटा कि वहाँ बहुत ही कम। और मरुस्थल में आपको मैंने बताया कि अपघटन बहुत धीमा गति होता है। और हाई एल्टीट्यूड या लैटिट्यूड, जो ध्रुव प्रदेश होते हैं, वहाँ तो कई वर्ष लग जाते हैं अपघटन के अंदर। तो ये आप समझ गए हैं, सारी बातें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है, पूरा डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया है। इसलिए बेटा जीवाणु और कवक अपन बताएंगे कि आवश्यक है, क्योंकि फिर आप आगे देखना कि खनिज पुनःचक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब आगे फंक्शन पढ़ेंगे। यस, अब अपन इससे नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं, एनर्जी फ्लो। क्या लेते हैं बेटा? एनर्जी फ्लो। तो अब आप देखिएगा एनर्जी फ्लो। अब देखिए बेटा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले कुछ उसकी जानकारी और फिर अपन एनर्जी फ्लो पे जाते हैं। तो देखो बेटा, इस पृथ्वी पर समस्त प्रकार के इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम है, चाहे घास स्थल हो, चाहे वन हो, चाहे जलीय पारितंत्र हो, ज्यादातर, है ना। तो बेटा अपन कहते हैं कि इस पृथ्वी पर समस्त प्रकार के पारितंत्रों, इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा? सूर्य। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अपवाद किनको छोड़कर? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, यानी जो गहरे समुद्रीय उष्ण जल क्षेत्र होते हैं, उष्ण जलीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि वहां सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता। अब वहां अगर कोई प्रोड्यूसर होगा, यस बेटा आप समझ रहे हैं, तो वो आप जानते हैं कीमोसिंथेटिक पावर्ड इकोसिस्टम होते हैं। अगर वहां कोई प्रोड्यूसर होगा तो वो कौन होते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात को समझे? तो इन डीप से हाइड्रोथर्मल वेंट को छोड़कर पृथ्वी पर जो समस्त प्रकार के इकोसिस्टम हैं, उनके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा? सूर्य का प्रकाश। और ये तो अपन पहले वहां पर जब अपने अजैव कारक लाइट पढ़ा था, तो वहां अपन ने बेटा कि जो फोटोमैग्नेटिक जो लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ा था, यानी प्रकाश जो अपन बात पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वहां पर पढ़ा था। तो अपन ने कहा था कि जो टोटल सौर ऊर्जा काम की नीति वो बात करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सूर्य की इस ऊर्जा को पादप प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं और भोज्य पदार्थ बनाते हैं। और अपन वहां भी कह चुके थे कि जितने भी जंतु हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर डिपेंड होंगे? पौधों पर। बात को समझे? लेकिन देखो बेटा पहले अपन वो व्यू पढ़ लेते हैं कि भाई देखो ये आपका जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, सन है ऊर्जा का स्रोत।
सूर्य अपन कहें कि ऊर्जा का स्रोत। अब मेरी बात मान लीजिए बेटा कि सूर्य से जो टोटल विकिरणें आती है, कुल विकिरणें, उनको आप कहते हो ISR, जो 100%, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यस बेटा, सूर्य से जो कुल सौर विकिरणें आती है ISR, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, आपतित सौर विकिरणें। आपने कहा था कि सूर्य से जो कुल विकिरणें आती है वो पूरी प्रकाश संश्लेषण के योग्य नहीं होती है, तो अपन कहते हैं बेटा, आपने उस स्पेक्ट्रम में, लाइट स्पेक्ट्रम में आपने कहा था कि एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है दर से प्रकाश, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है दर से प्रकाश, और उसकी जो रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर। तो आप समझ रहे हैं कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है दर से प्रकाश 400 से 700 नैनोमीटर, जो 50% से कम ही है, कुल का 50 से कम ही है, और कुल का थोड़ा 50 से अधिक जो अदर लाइट है ना बेटा, अदर लाइट है जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य कम है, जैसे यूवी रेज रही है तो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, तो अपन कहते हैं कि कुछ जो विकिरणें गैसों वह जलवाष्प के द्वारा अवशोषित हो जाती है, कुछ बादलों के द्वारा वापस परावर्तित हो जाती है, या धूल के कणों के द्वारा विस्तृत हो जाती है। और जो 50% से कम है, जिसकी रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, जिसकी रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है ना बेटा, वो आपका कहलाता है पार, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषणीय सौर नियतांक। यानी प्रकाश संश्लेषण में यही प्रयुक्त होता है, ISR का 50 से कम, यानी पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि पार की रेंज क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर। अब सुनो बेटा, इस पार का तो 2 से 10%, कितना, 2 से 10%। ये जो प्रकृति के हरे पेड़ पौधे हैं, ये प्रकृति के हरे पेड़ पौधे हैं बेटा, जो आप समझ रहे हैं कि पार का तो आप जानते हैं कि कितना, 2 से 10%, ये 2 से 10% अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन अगर अपन, अब सुनो, ये पार किसमें से लिया गया है, 50 से कम में, तो अगर अपन टोटल ISR की बात करेंगे, ISR की, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की, तो इसका 1 से 5%, कुल आपतित का 1 से 5% ये प्रकृति के हरे पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। तो पार का 2 से 10 हो गया, तो अपन कहेंगे कि भी कुल का 1 से 5% ये अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। अब आपने क्या कहा था बेटा कि जो टोटल फोटोसिंथेसिस होगा, कुल प्रकाश संश्लेषण, इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में, कुल सौर ऊर्जा जो स्थिरीकृत की है, या कुल प्रकाश संश्लेषण क्या है, GPP। क्या है बेटा, GPP, सकल प्राथमिक उत्पादकता, ये तो बताया था ना आपने। फिर ये प्रोड्यूसर लेवल पे इनके शोषण में जो खर्च होती है, शोषण में खर्च होती है, तो आप, मैं यहाँ पर बताऊंगा कि शोषण में GPP का कितना प्रतिशत, 20, तो 1 से 5 GPP है, तो 1 से 5 GPP का यहाँ पर बेटा शोषण में जो खर्च होगी 1 से 5 का 20% हो गया 0.2, यस बेटा। और अपन बात बेटा कि 0.2 से 4, सॉरी 0.2 से 1, ये अपन बात बेटा कि इसका 0.2 से 1% ये शोषण में खर्च हो गया, किसका, GPP का, यानी 1 से 5 का, तो 0.2 से 1%, यस बेटा। अब बच गया कितना, 1 से 5% में 0.2 से 1 हो गया, तो आपका कितना बच गया, 0.8 से 4%, 0.8 से कितना बेटा, 4%। ये आपकी क्या होगी, NPP, जो संचित ऊर्जा अवेलेबल फूड है। अब बेटा देखो अपन क्या दे देते हैं, अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सामान्यतः अपन बात करें जो संचित ऊर्जा है वो अवशोषित ऊर्जा, सामान्यतः तो जो संचित ऊर्जा वो अवशोषित ऊर्जा, यानी जो 2 से 10%, पार का कितना, 2 से 10%, तो जो संचित ऊर्जा वो अवशोषित ऊर्जा इस 2 से 10% के रेफरेंस में बताई जाती है। जब 2 से 10% को आप GPP मानोगे, तो R
कितना होगा 20%। अब इसका आप जानते हैं 20% कितना होगा 0.4, डबल हो जाएगा ना 0.4 और 0.4 से 2। अब ये शोषण में खर्च हो गया तो आप जानते हो कि एनपीपी इसके रेफरेंस में क्या आएगी, इसके रेफरेंस में एनपीपी आएगी 1.6 से 8। 1.6 से कितनी आएगी 8। लेकिन अपने एक बात कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको कह रहे हैं कि अपन सामान्यतः संचित ऊर्जा अवशोषित ऊर्जा के प्रतिशत रूप में दर्शाई जाती है, न कि कुल ऊर्जा के रूप में। इसलिए देखो ये संचित ऊर्जा क्या आ गई, डबल आ गई। लेकिन आप दिमाग तो लगाओ बेटा, ऑलरेडी ये जो पार है ना ये 50% ही है, तो 50 से कम का 2 से 10 लेते हैं तो कुल का कितना लेते हैं 1 से 5। तो आईएसआर आ गया ना 1 से 5, फोटोसिंथेसिस जीपीपी। तो ये आप जानते हो 1 से 5, तो 1 से 5 में से 20% शोषण में खर्च कर देंगे, है ना। तो 1 का 20% 0.2 और 5 का 20% कितना होता है 1। तो बच गया कितना 0.8 से 4। वो तो वही बात हो गई ना कि 2 से 10 की तुलना में ये कितना है, टोटल का कितना 1 से 5 है, तो ये आधी आ गई। और अगर आप 2 से 10 लेते हैं, 2 से 10 अवशोषित के रूप में लेते हैं तो ये डबल आ गई। देखो इसकी 0.8 से 4 की डबल आ गई 1.6 से 8। बात को समझ रहे हैं। खैर ये आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी एनर्जी फ्लो पे, यानी उसकी बात अपन करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एनर्जी फ्लो की। यस बेटा, तो ये पूरा जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है क्या चीज किसमें, पूरा कंप्लीट आपको मैंने बता दिया। यस बेटा, अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने करूंगा। फिर देखो बेटा कि जो ये हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को स्थगित करते हैं, CO2 का स्थिरीकरण करते हैं और भोज्य पदार्थ बनाते हैं, जीपीपी कुल बनाते हैं, अपने शोषण में खर्च कर लेते हैं, या अपन बात कि शोषण में खर्च करने के बाद अपने शरीर में जो संचित करते हैं एनपीपी वो अवेलेबल फूड होता है। तो फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे बेटा यहाँ पर कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहेंगे बेटा अपन कि देखो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। ये पहले भी कह चुके अपन, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। देखिए हाँ, तो देखिए बेटा एनर्जी फ्लो तो अपन कहते हैं कि भाई इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम में पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। है ना बेटा कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह भोज्य पदार्थों के द्वारा होता है। अब देखिए बेटा कि अपन पारितंत्र में अगर ऊर्जा के प्रवाह को एक सरलीकृत चित्रित किया जाए तो हमको इसमें 2 आयामों पर, 2 इवेंट पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली इवेंट क्या है बेटा, फर्स्ट इवेंट क्या है कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशीय रूप में होता है। ये ऊर्जा प्रवाह का पहला आयाम है। यस बेटा कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, यानी अपन ने यहां पर कहा कि ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यस बेटा, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो सूर्य का प्रकाश है, सौर ऊर्जा पहले एंटर करेगी प्रोड्यूसर के माध्यम से, फिर प्रोड्यूसर से ऊर्जा शाकभक्षियों पर और शाकभक्षियों से मांसाहारियों पर, और कभी भी आप जानते हैं कि पुनः विपरीत दिशा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रखी है कि जैसे मैं आपको बताऊं बेटा कि सन और सन से किस पे, अभी मैं यहाँ से बताता हूँ, जैसे बेटा सन
और सन से किस पे, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर उत्पादक, यस बेटा, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, उपभोक्ता। यानी मेरे बेटा मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा की एंट्री प्रोड्यूसर के माध्यम से होती है, फिर प्रोड्यूसर से, उत्पादक से कंज्यूमर, जो कंज्यूमर में पहले शाक भक्षी होते हैं हर्बिवोरस, फिर कार्निवोरस मांस भक्षी, है ना, तो इस रूप में होता है। विपरीत दिशा में इसको कभी भी प्रभावित नहीं किया जा सकता। कैसे, मैं आपको कंसेप्ट से समझाता हूं। जैसे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि जैसे सोलर रेडिएशन जो होती है उसको अपन कहते हैं लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब आपको अच्छे से मैंने पहले ही समझा दिया था कि जो लाइट एनर्जी है वो प्रकृति के जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, हरी पत्तियां होती है, उनमें क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल उस सोलर रेडिएशन को, उस लाइट एनर्जी को एंट्रैप करते हैं। और लाइट एनर्जी को एंट्रैप करके आप जानते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब वो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ संश्लेषित करते हैं तो लाइट एनर्जी को बताओ किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और अपन ने ये बात पहले ही कह दी थी कि वो केमिकल एनर्जी जो प्रकाश संश्लेषण में भोज्य पदार्थ शर्करा बनती है, शर्करा के जो कार्बन कार्बन बंध होते हैं उनमें वो संचित रहती है। यस बेटा, क्लियर। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही अगर अपन फिर आगे, यानी प्रोड्यूसर भी अपना शोषण करेंगे और फिर अपन प्रोड्यूसर से जैसे ही कंज्यूमर पे जाएंगे तो ऊर्जा के कई सारे प्रारूप बन जाएंगे। जैसे हीट एनर्जी कई भागों में वो विभक्त हो जाएगी, जैसे हीट एनर्जी हो गई, यस बेटा, है ना, हीट एनर्जी यानी उष्मा, यस बेटा। जैसे अपन बात करेंगे अपन कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, ये अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ऊर्जा के कई रूपों में वो विस्तृत हो गई। तुम्हें अच्छे से पता है बेटा कि जब ये ऊर्जा भोजन में संचित रहती है, निहित ऊर्जा, भोजन में निहित ऊर्जा सांद्रित अवस्था में रहती है और फिर उष्मा में बिखरी हो जाती है, तो कई रूप हो गए, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ये रूप क्या वापस इसमें स्थानांतरित हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। यानी इसलिए अपन कहते हैं कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, यानी सोलर रेडिएशन से प्रोड्यूसर, उत्पादक, उत्पादकों से शाक भक्षियों में और शाक भक्षियों से मांसाहारियों में, और ये कभी भी विपरीत दिशा में स्थानांतरित नहीं हो सकता। यस बेटा। दूसरा आयाम क्या था? दूसरा आयाम क्या था बेटा? जो दूसरा आयाम था वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा आयाम क्या था बेटा कि जैसे जैसे अपन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते हैं, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में जाने पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। तो बेटा उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में जाने पर क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है ना। अपन कहते हैं कि इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि जो अपन बात रहे कि एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? तो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%। रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% के अनुसार होती है बेटा। यस बेटा। तो अपन ऐसे कहें कि ऊर्जा का प्रवाह अपन बात बड़ा कि पारिस्थितिकी के 10% नियम के अनुसार होती है, और बेटा मैं आपको बता दूं कि भाई देखो ये जो रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% है, रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%, ये किसने दिया बेटा? बाई लिंडमान।
ये लिंडमान वैज्ञानिक ने दिया था। और इस लिंडमान वैज्ञानिक ने क्या कहा बेटा कि जब अपन कहें कि ऊर्जा का प्रवाह निचले से, इन लोअर ट्रॉफिक लेवल से, निचले से ऊपरी पोषक स्तर पर होता है, निचले से ऊपरी पोषक स्तर पर होता है, तो मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विमुक्त हो जाती है। विमुक्त हो जाती है। यस बेटा, यानी आपने कहा कि बेटा जब निचले से ऊपरी पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होगा, जैसे T1 से T2 पर, फिर T2 से T3 पर ऊर्जा का प्रवाह होगा, तो केवल अपन कहते हैं कि मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विमुक्त हो जाती है। और यही क्या था, रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%, जो किसने दिया था बेटा, लिंडमान ने। बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस, तो अपन ने कहा था ना कि भाई ऊर्जा प्रवाह में दो आयाम पर देना आवश्यक है। पहला एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह, और दूसरा उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में जाने पर ऊर्जा की मात्रा घटती है। यस बेटा, अब इसको एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपको बता देता हूं। जैसे ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट क्या कहता है, ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट, ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट। यस मेरे बेटा, तो ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट बेटा क्या कहता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ सकते हैं कि जैसे ये यहाँ पर जो सन है, मैं आपको बता दूं सन, और सन से आपको बताई थी अभी सोलर रेडिएशन, जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस हैं। यस बेटा, अब इंसिडेंट सोलर रेडिएशन से जैसे अपन सबसे पहले एक पारतंत्र की कोई एक फूड चेन अपन लेते हैं, जैसे अपन कहें कि ग्रास ले लें यहाँ पर अपन। यस बेटा, ग्रास में फिर अपन यहाँ पर ले लें डियर, हिरण, और फिर अपन ले लें जैसे वोल्फ या फॉक्स ले लें, फॉक्स। यस बेटा, और फिर अपन बात कर लें किसकी, टाइगर की या लॉयन की। यस बेटा, तो देखिए कि मैं इसको एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ। यानी ये आपके सामने, जैसे मैंने आपके सामने क्या बात की बेटा कि भाई सबसे पहले ग्रास, और ग्रास से अपन चले गए किस पर, डियर, और फिर अपन चले गए किस पर, फॉक्स, और फिर अपन चले गए किस पर, टाइगर या लॉयन। अगर मैं इनको ट्रॉफिक लेवल दूं तो हमेशा जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे आते हैं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। फिर जो शाक बख्शी होते हैं ये ट्रॉफिक लेवल T2 पे होते हैं। अब इसके अंदर ये प्राथमिक मांसाहारी है तो T3, और अपन बात बेटा की T4। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मैंने आपसे कहा था कि जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होती है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ISR, तो ISR का मात्र 1 से 5% है ना कुल आपतित सौर प्रकाश का। आपने पार का 2 से 10 लिया था, तो बेटा वो तो अवशोषित का अपन ले लेते हैं, लेकिन अवशोषित के रेफरेंस में वो दुगनी हो जाती है। लेकिन अगर अपन कुल का देखें तो कुल का 50 तो आपको काम का ही नहीं बताया, 50 में से 2 से 10, तो कुल का कितना, 1 से 5। तो ये ग्रास पे हो गया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि मान लो ग्रास पे जो एनर्जी है वो 1000 किलो कैलोरी है, यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी ये जो एनर्जी है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तरोत्तर पोषक स्तर पर जैसे घास से 10% स्थानांतरित होगी डियर पर, तो यहाँ पर कितनी होगी, 100 किलो कैलोरी। फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फिर आप जानते हो कि कितना परसेंट, 10%, और 10% होगी तो यहाँ पर कितनी होगी, 10 किलो कैलोरी। और फिर आप जानते हैं कि 10% तो यहाँ पर कितनी होगी, 1 किलो कैलोरी। बात को समझे, तो ये आपका रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% हो गया। बात समझ रहे हैं आप। अब बेटा आपको पता है कि जैसे अपन कहते हैं कि ये
बात करते हैं कि 90% का जो लॉस हो रहा है, 90% का लॉस ऊष्मा ग्रुप में। और आप जानते हो कि प्रोड्यूसर लेवल पे जो रेस्पायरेशन है, श्वसन है, रेस्पायरेशन श्वसन, तो मैं आपको कहता हूँ बेटा कि यहाँ 20%, और जैसे शाकाहारियों के लेवल पे जो रेस्पायरेशन होता है वो कितना होता है बेटा, श्वसन में खर्च कितना होता है, 30%। और यहाँ अपन बात उड़ा कि जो चाहे ये प्राथमिक मांसाहारी हो चाहे उच्च मांसाहारी हो, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि श्वसन के रूप में, रेस्पायरेशन के रूप में कितना होता है, 60%। यस, तो बेटा देखो कि ये आपका ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट है, ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बेटा कि देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं यहाँ पर कि सबसे पहले अपन यहाँ सूर्य से देखो कि केवल कुल सौर आपतित का ISR, कुल आपतित सौर प्रकाश का 1 से 5 जो यहाँ पे GPP बनता है। क्या बनता है बेटा, GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आप जानते हो इसका मतलब बहुत सारी अनुपयोगी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में से होगी। फिर उत्पादकों की जो सकल उत्पादकता में निहित ऊर्जा है उसका कुछ भाग यानी 20%, 10 तो ये ट्रांसफर हो गया, 10 तो ये ट्रांसफर हो गया ना, और 20% इन्होंने अपने श्वसन में खर्च कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि 10 के बाद आप जानते हैं कि 90 का लॉस होता है वैसे, तो देखो 10 तो ये ट्रांसफर हो गया और 20 अपने उपापचय में खर्च कर लिया। तो 70% जो होता है, यानी 70% जो होता है वो अन्य उपापचय गतिविधियों में, अन्य उपापचय गतिविधियों में खत्म हो जाता है, अन्य उपापचय गतिविधियों में। यस बेटा। फिर देखो जो 10% ट्रांसफर हुआ, यहाँ जो 100 किलो कैलोरी हुआ उसका 10% तो आगे ट्रांसफर हो गया और 30% किसमें, श्वसन में खर्च हो गया। और फिर आगे अपन बात करें कि इस प्रकार देखो बेटा कि उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाती है, घटती जाती है। और लास्ट यहाँ पर जाकर तो ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा बच गई जिसको आगे स्थानांतरित करना उतना संभव नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो उच्च मांसाहारी होते हैं ये इकोलॉजिकल रूप से, पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक कमजोर हैं क्योंकि एनर्जी बहुत कम रहती है, लेकिन ये फिजिकली, शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं क्योंकि श्वसन में बहुत सारा खर्च कर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं? इसलिए अपन कहते हैं बेटा, लेकिन पारिस्थितिक रूप से कमजोर है इसलिए टाइगर की, लोइन की, इनकी संख्या कम ही होती है। इस प्रकार फिर अपन कहेंगे कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अपन कहेंगे कि देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो उत्पादकों की सकल उत्पादकता है उसका कुछ भाग तो अपने श्वसन में उन्होंने खर्च कर लिया और कुछ शाक बक्सियों को दे दिया, और जो अनुपयोगी रह गया वो या तो अन्य उपापचय क्रियाओं में या फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो अपघटन में चला जाएगा। और फिर ऐसे आगे शाक बक्सियों पर जो मतलब स्वांगीकृत ऊर्जा है शाक बक्सियों पर, तो वही बात, शाक बक्सियों ने अपने श्वसन में खर्च कर लिया और कुछ भाग आगे मांसाहारी को दे दिया। यस बेटा। और आप जानते हो मांसाहारियों ने उच्च मांसाहारियों को, तो ऐसे उत्तरोत्तर चलते चलते ऊर्जा की मात्रा बहुत ही ज्यादा घट गई। इसलिए पारितंत्र में, इसलिए अपन कहते हैं कि पारितंत्र में 3 से 4 पोषण स्तरों तक की ये ऊर्जा सीमित हो जाती है। पारितंत्र में 3 से 4 पोषण स्तरों तक की ऊर्जा सीमित हो जाती है। इसलिए अपन आगे खाद्य श्रृंखला बनाएंगे तो खाद्य श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पोषण स्तर तक की होंगे और फिर ये सीमित हो जाएगी। बात को समझे बेटा? तो ये सारी बात हो गई। अब देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यानी मैं आपको अब इसी के अंदर एनर्जी फ्लो में आगे में ट्रॉफिक, ये यानी पोषक स्तर क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। तो पहले तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पोषक स्तर, ट्रॉफिक लेवल रियली में है क्या। उसके बाद अपन बात करेंगे फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, खाद्य जाल और पिरामिड। यस बेटा। तो अपन ये सारी बातें किसमें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? तो इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।